हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज ज्योग्राफी क्वेश्चन। 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यह फसल उप उष्ण यानी ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 बीच में डैश रखिए। ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये सबसे सटीक वर्णन करता है कपास का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। उपोष्ण प्रकृति कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसी तरह से उगते हैं। कठोर पाला हानिकारक। पाला कपास के पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। में एक टर्म है कि 210 दिन पाला रहित दिवस होना चाहिए कपास के उत्पादन के लिए। अरे कपास को परिपक्व होने के लिए एक लंबा गर्म मौसम चाहिए। फिर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कपास को अच्छी वृद्धि के लिए मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुअपवाहित मृदा कपास के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, और है जूट, तो जूट को अधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर है गन्ना, तो गन्ने को भी कपास की तुलना में अधिक वर्षा और गर्मी की आवश्यकता होती है। चाय की बात किया जाए तो चाय पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसे कपास की तुलना में अलग जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होता है। ठीक है, फिर सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सौर जल पंप के बारे में देखेंगे। सौर ऊर्जा का प्रयोग, ये क्वेश्चन जो है आपका 20 और 21 का होना चाहिए। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी पंपों के लिए नहीं। निम्नजनी मतलब क्या? जो जमीन के अंदर, और जो मोटर या पंप जिसको बोलते हैं वो ऊपर। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सौर जल पंप जो होता है दोनों को चलाने में उपयोगी होता है, जिस कारण से ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। पर सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए और पिस्टन वाले पंपों को भी चलाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे वही कथन क्या है? गलत है। तो वही है कि सौर ऊर्जा का उपयोग पृष्ठ यानी सरफेस पे पंपों के साथ साथ निमज्जनी यानी समरसेबल जिसको बोलते हैं पंपों को चलाने के लिए भी किया जा सकता है। निमज्जनी पंपों को विशेष रूप से पानी के भीतर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ये पता है सबको, और वे सौर ऊर्जा से चलने वाले सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। दूसरा कथन भी गलत क्यों है कि सौर ऊर्जा का उपयोग अब केंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल पंपों और पिस्टन पंपों दोनों चलाने के लिए किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों में दोनों प्रकार के पंपों का उपयोग होता है जो विशिष्ट अनुप्रयोगों और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अब केंद्रीय पंप आमतौर पर उच्च प्रवाह दर वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि पिस्टन पंप उच्च दाब वाले अनुप्रयोगों के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं, इसलिए दोनों कथन बोला। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बोल रहा है बेंटोनाइट, दूसरा है क्रोमोमाइट, तीसरा है कायनाइट, चौथा है सिल्मीनाइट। पर भारत में उपयुक्त में से कौन सा से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है या है? तो प्रमुख रूप से नामित खनिज में क्रोमोमाइट को रखा गया है, कायनाइट को रखा गया है और सिल्मेनाइट को रखा गया है। बट बेंटेनाइट को कौन खनिज के रूप में रखा जाता है? इस कारण से ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। पर भारत में खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 57 के तहत खनिजों को प्रमुख और गौण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख खनिजों के लिए केंद्र सरकार विनियमन और विकास के लिए नीतियां बनाती है, जबकि गौण खनिजों के लिए राज्य सरकारों के पास अधिकार होते हैं।
ठीक है। तो क्रोमाइट, काइनाइट और सिल्मेनाइट ये तीनों भारत में आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। बेंटेनाइट की बात किया जाए तो गौण खनिज है। इसका उपयोग मिट्टी के बर्तनों, ढलाई, रेत और ड्रिलिंग कीचड़ में आदि में होता है। ठीक है, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने में, ढलाई, रेत बनाने में, ड्रिलिंग और कीचड़ आदि में होता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 देख लिए ना। औसत तापमान जिसको बोलते हैं ऑसियन मीन टेम्परेचर, शॉर्टकट में ओएमटी बोल सकते हैं, कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कर ओएमटी को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। तो इसके बारे में जनरली है कि ये 100 मीटर तक औसतन इसका क्या है गहराई होता है, लेकिन निश्चित भी नहीं है, जिस कारण से ये क्या है कथन गलत है। गहराई के कारण ये गलत हो रहा है। कर ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, मतलब कि ओशियन मीन टेम्परेचर जो जनवरी से मार्च के बीच में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो ये सही है, ये अनुमान सही लगाता है। ठीक है, लगभग, जिस कारण से इसको सही माना गया है, तो केवल 2 हो जाएगा। कह रहा है कि ओएमटी 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, यह सही है। लेकिन यह दावा कि जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में हमेशा 129 मीटर पर होती है, गलत है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई स्थान और समय के साथ बदलती रहती है, यह एक निश्चित गहराई नहीं है। ओएमटी विशेष रूप से जनवरी मार्च में एकत्रित किया गया डेटा मानसून की वर्षा का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ओएमटी समुद्र की उष्मा सामग्री का बेहतर माप प्रदान करता है, जो मानसून की ताकत को प्रभावित करता है। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि मानसून की वर्षा दीर्घकालिक औसत से कम होगी या अधिक। ठीक है, तो भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान देना, मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नाम है, ठीक है, साथ ही साथ ये मरुभूमि में ही है, राजस्थान में है। ठीक है, ये जैसलमेर और बाड़मेर ये 2 जिलों में होना चाहिए, कर ये 2 जिलों में विस्तृत है, तो ये सही है। उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, तो ये गलत है। मानववास स्थल तो है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करना है मरु राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन उसके अंदर जो मानववास है उसकी सारी सुविधाओं को भी दिया जाता है। कर यह ग्रेट इंडियन बास्टर्ड प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो ये भी सही है। यहाँ पे 2 कथन सही है, 1 और 3 केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर है मरु राष्ट्रीय उद्यान डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। कथन दूसरा गलत है कि उद्यान के अंदर मानव बस्तियां हैं, कई गांव और पारस्परिक बस्तियां पार्क के भीतर स्थित हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता है, ये भी ध्यान में देना। यानी कि अपने बस्ती में रहेंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा छेड़छाड़ ना करेंगे, ऐसा कुछ है। मरु राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों में से एक माना जाता है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आप इसको क्या है मैप पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ठीक है, अक्साई चीन, अच्छा सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रहा है। ठीक है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है, वहां पे अक्साई चीनी भी दिखेगा, तो शायद उसके पश्चिम में है। तो ये चारों जगह आसपास ही हैं, चारों जगह के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम नेट सर्च करके नहीं दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। तो सियाचिन वही है, इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। करिया काराकोरम रेंज में स्थित है, ये ध्यान में देना है, बट नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेड प्रभाव केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो जेड प्रभाव उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिण गोलार्ध हो, जेड प्रभाव दोनों जगह क्या होता है, करेक्ट, केवल कुछ चक्रवात केंद्र में वक्ताक्षी उत्पन्न करते हैं। तो ये इतना शुद्ध हिंदी है कि इसको आप के लिए आपको जब क्वेश्चन रहे तो इंग्लिश देख लीजिएगा, तो ज्यादा इंग्लिश समझ में कर रहा है कि जो चक्रवात होता है उसका एक आंख होता है। तो जो आंख उत्पन्न होते हैं तो सभी प्रकार के चक्रवातों में नहीं होता है, चक्रवात के भी अलग अलग टाइप होता है, तो उसमें वक्ताक्षी उसी में उत्पन्न होता है। तो ये कथन क्या है, सही है। पहला तो गलत था।
तरह चक्रवात की बताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो जहां तक कहा जाता है चक्रवात की जो बताक्षी होता है, आंख होता है, या केंद्र की बात ही ये कर रहा होगा, ठीक है ना। तो चक्रवात की बताक्षी के अंदर का जो तापमान होता है वो अधिक होता है, कम नहीं होता है, जिस कारण से ये क्या होगा, गलत होगा। केवल दो ही इसके लिए सही है। जेट प्रवाह दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय जेट स्ट्रीम और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह के जेट स्ट्रीम होते हैं। कथन दूसरा सही है। सभी चक्रवातों में बताक्षी यानी आई नहीं होते हैं, आंख की बात करता है। बताक्षी आमतौर पर केवल मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसे कि तूफान और टाइफून में विकसित होती है। कमजोर चक्रवातों या अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बताक्षी नहीं होते हैं। फिर गलत क्या है, चक्रवात की बताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं बल्कि अधिक होता है। बताक्षी चक्रवात का सबसे शांत और साफ छिद्र होता है, मतलब जो याक होता है सबसे शांत और साफ छिद्र होता है, और यह आसपास के बादल और बारिश से भी घिरा होता है। किस निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये सुंदरवन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। अन्य विकल्पों की तुलना नागार्जुन श्रीशैलम एक और क्षेत्र साथ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कोट क्षेत्र का काफी क्या बोल रहा है, अन्य विकल्पों की तुलना में नागार्जुन श्रीशैलम का कोट क्षेत्र जो है काफी बड़ा है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो यही लगता है हमें, एक बार साइंस में इसको ले लिया था, तो ये ज्योग्राफी में भी देख लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू ये जो है लवण झील का उदाहरण है, ठीक है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू राजस्थान में स्थित लवण झीलें हैं। इन झीलों में उच्च लवणता होती है और ये नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और बंसधारा। ये बंसधारा कुछ होता होगा, यहाँ तो बंसी धारा है। कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट जो है क्या है, यहाँ से पश्चिम बंगाल के कुछ भागों से लेकर शुरू होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एरिया जाता है और इसके किनारे किनारे में ही क्या है, पूर्वी घाट का भाग है, ठीक है। पूर्वी घाट का भाग इधर ही है ना। तो बोल रहा है कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? तो ये 2 और 4, तो 2 और 4 निकलती है पूर्वी घाट से। तो नागावली और बंसधारा, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा तो झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड जो है वो क्या है, पूर्वी घाट में नहीं आएगा, ठीक है। झारखंड का भाग पूर्वी घाट में नहीं माना जाता है। ये नागावली शायद उड़ीसा में है, तो उड़ीसा तो माना चाहिए, तो ये तटीय भाग में ना होकर उससे दूर होगा। अच्छा, ठीक है, नागावली माना जाना चाहिए, तो आंसर तो 2, 4 है ही। और ब्राह्मणी नदी कहाँ है ये देखना पड़ेगा। बंसधारा देखते हैं, तो नागावली यह, अच्छा ये दोनों तो हो गया ना। तो बंसधारा नदी भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है और पूर्वी घाट से निकलती है। और ये नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भाग ये भी है, नागावली और बंसधारा। ब्राह्मणी ये नदी उड़ीसा में बहती है, लेकिन ये पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। 2 प्रमुख नदियां शंख और कोयल के संगम से बनती है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। बट उड़ीसा में भी बहती है ब्राह्मणी नदी भी। तो कि देखने से क्या है, नागावली हो, बंसधारा हो और ब्राह्मणी हो, सभी क्या है, उड़ीसा से टच कर रहा है। फिर है स्वर्णरेखा। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। ये भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है, पूर्वी घाट से नहीं निकलती है, ठीक है। तो चलिए आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया और अब से 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कल देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी। तो हमको लगता है साइंस और टेक्नोलॉजी को 20 क्वेश्चन लेकर चला जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है, ठीक है। अब एक तरह से यदि कहा जाए तो इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी से हटा दिया गया, बट इसी में रहता तो कहेंगे ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब उसको साइंस ही को लेकर चलते हैं। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल साइंस के
क्यूज के साथ देखते हैं कल 10 क्वेश्चन सेट कर पाते हैं या फिर 20।